बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को आफताब का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, कृषि दर्शन से आप जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं किसानों के लिए क्या कुछ नया है और क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू के किसान MIDH योजना के तहत उद्यानिकी खेती के लिए ले सकते हैं अनुदान। चतरा के किसानों के लिए उद्यान विकास योजना और झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CP4। अब समाचार विस्तार। पलामू जिला में केंद्र सरकार द्वारा संचालित मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत पलामू के किसान अनुदान पर विभिन्न अवयवों की स्थापना कर सकते हैं। इसमें फल, फूल, मसाला और सब्जियों की खेती सहित प्लास्टिक मल्चिंग, शेडनेट, ग्रीन हाउस, पैक हाउस, छोटे गोदाम एवं उन्नत खेती के लिए परिभ्रमण और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन के लिए जिला उद्यान कार्यालय पलामू से संपर्क कर सकते हैं। चतरा जिला के लघु एवं सीमांत किसान, सखी मंडल, महिला मंडल, कृषक समूह और स्वयं सहायता समूह के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चतरा जिला के किसान अनुदान पर मिर्च, पपीता, मशरूम की खेती, गृह वाटिका की स्थापना और सब्जियों की खेती का प्रत्यक्षण कर सकेंगे। चतरा के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय चतरा में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के किसान स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न की खेती करें। प्रति हेक्टेयर की दर से 66,000 पौधे लगाएं। साधारण मक्का की तुलना में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न की कीमत अधिक है। आप उन्नत तकनीक से इन फसलों की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न की झारखंड में बहुत ज़्यादा संभावना है। स्वीट कॉर्न का जो है आजकल धीरे धीरे किसान लोगों के अंदर रुचि बढ़ रहा है और किसान इसको साल भर उगा सकता है। और यह ठंडी का जो मौसम है उसमें 1 से 1.5 महीना छोड़ करके पूरे साल भर इसको उगाने का किसानों के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर रहता है, क्योंकि इसको 1 हेक्टेयर में लगाते हैं तो लगभग उसमें 66,000 पौधे आ जाते हैं और 66,000 पौधे लगते हैं उसमें, तो कम से कम एक जो है कॉब में, एक पौधे में 2 कॉब लगते हैं जो है। तो आपकी संभावना ये रहती है कि अच्छा उत्पादन मिलता है और इसका रेट भी जो है लगभग एक कॉब का कीमत जो है 10 रुपये के आसपास, मतलब कि 30 से लेकर के 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी बिकता है। तो हम पूरे झारखंड के लिए सारे किसानों से यही आग्रह करेंगे कि अगर वो खेती करते हैं, खेती के साथ साथ सब्जी उत्पादन भी करते हैं, तो आप सभी लोग जो है अच्छी से अच्छी जो वेराइटियां हैं और उसको मार्केट में देख करके उसको लगाएं, जिससे आपको इसमें अच्छा लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों, झाड़ीदार बोदी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी से मार्च तक बुआई कर सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की बुआई 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से छोटे पौधे एवं कम गहरी जड़ों वाली फसलों में खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 15 से 18 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम कैसे करें। पत्ता गोभी या फूल गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें। इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान
कारगर रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 और 27 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 10 नेपाल का अधिकतम कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, वर्तमान जो मौसम है अभी का, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी पड़ रहा है, तो ऐसे में आपके खेतों में सरसों की फसल लहलहा रहे हैं और तोरी के फसल भी जो है वो लगाए हुए हैं और उसमें फल भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इसकी देखभाल की जो है आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए इस मौसम में तोरी और सरसों के फसल को कैसे देखभाल किया जाए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको दिलवाते हैं। जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर के महीने में सरसों की बुआई कर दी है, उनके फसलों में अब फूल और फल आने का समय हो गया है। इस समय खेत में अवश्य नमी बनाकर रखें। नाइट्रोजन के शेष बचे हिस्से का भुरकाव करें। फसल में विचरण करने वाली मधुमक्खियों का खास ध्यान रखें, इससे फसल होगी। किसान भाई जो लोग सरसों या तोरी लगा चुके हैं, अब उनकी जो तोरी है वो तो काफ़ी बढ़ चुका है और सरसों जो है उसमें फूल आने की कंडीशन हो गया है। ऐसी स्थिति में आप खेत में पानी देना ज़रूरी समझें, क्योंकि उसमें पानी देना ज़रूरी रहता है। अगर आप सेकंड डोज जो है नाइट्रोजन नहीं दिए हैं तो वो भी आप सेकंड डोज दे चुके रहेंगे, जिससे कि उसमें आपका फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और जो दाना है, जो सिल्कुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरसों बैठे। पानी की मात्रा अधिक होने से ज़्यादा से ज़्यादा फूल रहेगा और उस पर मधुमक्खी का भी विचरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, नेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आ सकेगा। तो आपका मधु भी ज़्यादा उत्पादित होगा और साथ में सरसों भी बहुत हिष्ट पुष्ट रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इस समय सरसों की फसल में लाही का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। ये कीड़े फसल से रस चूस लेते हैं। लाही से फसल को बचाने के लिए नीम अथवा करंज के तेल का छिड़काव पानी में मिलाकर करें। किसान भाई, सरसों में प्रमुख जो है बीमारी जो है, कीड़ा जो है लाही होता है। इसको लाही उसका पूरा रस चूस लेता है, पत्तियों के साथ साथ उसके फूल के पास जो है सिल्कुआ के पास रहता है, तो वह लाही जो है पूरे तरह से रस चूसने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको प्रयास करना है कि नीम का जो तेल है, जो 1500 ppm या 5000 ppm 10,000 ppm का आता है, तो यह जो है नीम का तेल प्रोसेस किया हुआ, या जो है आप करंज का तेल भी यूज कर सकते हैं। 1 लीटर में 5 ml घोल बना करके उसको छिड़काव करेंगे, तो जिससे आपका खेत में इसका रोकथाम हो सकता है। लेकिन साथ साथ लाही के लिए जो बाज़ार में केमिकल है, उसमें आप जो है इमिडाक्लोरोपिड जो 17.85 SL का रहता है, यह जो है आप लगभग 0.4 से 0.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे। साथ में अगर कभी भविष्य में सरसों लगाएं तो 40 लाइन सरसों के बाद आप 1 लाइन कुसुम का लगाएंगे, जिससे कुसुम पर रेड बिटल जो है आकृष्ट होगा और वहाँ पर यह रेड बिटल जो है आपका लाही के कीड़े को धीरे धीरे खाएगा। लाही के अलावा हरा मक्खी भी सरसों की फसल को इस वक्त काफी नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिक इंडोक्सा कार्ब के छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करने की सलाह देते हैं। इसमें विशेष सावधानी रखेंगे। अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसमें फूल आते समय जो बिहार कंडीशन है, वहाँ पर मिट्टी में नमी ज़्यादा रहता है। झारखंड में नमी कम रहता है, यहाँ पर मधु रस कम निकल पाता है, तो वे लोग जो है सिंचाई दे देते हैं, तो आपका महीने में 2-3 बार जो है उनका रस निकालते हैं वे लोग। तो हम लोगों के यहाँ जब भी दवाई दें, कोशिश करें कि शाम के समय दवा छिड़काव करें, जिससे कि मधुमक्खी का नुकसान कम होगा, क्योंकि मधुमक्खी उस समय तक वापस आ चुकी रहती हैं। और प्रयास करें कि नीम तेल, करंज तेल या जो है आप जो है दूसरे लेंटाना कैमेरा का प्रयोग कर सकते हैं, या दसपर्णी का भी यूज कर सकते हैं, दसपर्णी भी है, या आप जो है येलो स्टिकर भी आता है आजकल, पीला कार्ड जिसमें जिलेटिन की गोंद रहती है, तो उसको लगा हुआ आप जो है 1 हेक्टेयर में आप लगभग 40 से 50 उसके टुकड़े लगा देंगे, तो उसमें जाकर के चपक जाता है और वहाँ पर वह सकिंग पेस्ट जो है रुक जाता है। अगर आपके पास सिंचाई का प्रबंध है तो 2 से 3 सिंचाई अवश्य दें।
फसल को खरपतवार से बचाने के लिए बढ़िया से जुताई कर पाटा अवश्य लगाएं और पानी डालें। सरसों बहुत कम बजट खर्च वाली फसल है। इसमें सिंचाई अन्य फसलों की अपेक्षा कम लगता है, लेकिन जिस समय 2 से 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है, 25 दिन के बाद इनकी सिंचाई पड़ती है, तो आप कोशिश करें कि जब भी सरसों लगाएं तो फूल फल आते समय ज़रूर से ज़रूर पानी दें। और साथ साथ इसमें ये भी ध्यान रखें, खरपतवार खेत में जुताई करते समय ही खेत को बढ़िया ढंग से जुताई करके तब सरसों लगाना चाहिए। जो भी पानी देना, पानी दे करके जुताई कर दिए उसके बाद सरसों लगाई। ये नहीं कि सरसों लगाने के बाद आप पानी देंगे तो वहाँ खरपतवार ज़्यादा निकल आएगा, आपका जो है नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। तो वहाँ पे जब दबा देंगे, एक ही तरह की दोनों पत्तियाँ हैं, चौड़ी पत्ती, तो इसलिए आपके लिए दिक्कत होगा। तो जब भी सरसों लगाएं, खेत बढ़िया ढंग से जुताई करें, पानी दे करके बढ़िया ढंग जुताई करें, पाटा मार कर उसके बाद लगाएं, तो उसी नमी में पौधा निकल आएगा और खरपतवार कम आएंगे, नहीं आएंगे। श्वेत कीट और हरदा कीट और पत्र लांछन के कारण फसल पर प्रतिकूल असर पड़ता है। सरसों के लिए विशेष सावधानी ये रखना है कि जब भी पानी बरस रहा है उस समय कभी भी सरसों कटाई नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप काट देंगे और उसके बाद पानी गिरा उसके ऊपर तो उसका तेल की मात्रा जल जाता है, जिससे आपको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरसों काट करके तुरंत जो है खलियान में ला करके पीट करके निकाल लेना होता है। और सरसों में लगभग 50% से ऊपर अगर फली में दाना बैठ गया है बढ़िया ढंग से, तो उस समय कोशिश करना है कि अब हमें काटने की तैयारी करना है, क्योंकि पूरा छोड़ देंगे तो उसमें सेटरिंग हो जाता है, छटक करके दाना बाहर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में छटकने से पहले ही, सेटरिंग से पहले ही, अर्थात 50% से ज़्यादा फसल आप में दाना भर चुका है, हल्का सा टर्न ले रहा है, तो कुछ में पीलापन शुरुआत हो रही है, आप काट करके घर पे ले आएंगे, पीट करके दाना निकाल लेंगे और उसको जल्द से जल्द घर में स्टोर करेंगे, क्योंकि बाहर अगर कटा हुआ रहेगा और पानी गिरेगा तो आपकी तेल की मात्रा घट जाएगी। सरसों की फसल जब तैयार होने लगे और पीलापन शुरू हो तो कटाई की तैयारी शुरू कर दें। पानी बरसने की संभावना हो तो कटाई न करें। यदि फसल की सही ढंग से समसामयिक देखभाल की जाए तो अच्छी उपज मिलेगी। और अब बारी है दूसरी जानकारी की। किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंसान के लिए भी, पेड़ पौधे के लिए और जानवर के लिए भी। तो अगर आपके खेत में फसल लगे हैं और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो उसे पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहचानेंगे तभी उसका इलाज कर सकेंगे। पौधों की सही बढ़वार और अच्छी फसल के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को मुख्य, गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश मुख्य पोषक तत्व हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक गौण पोषक तत्व हैं। लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरोन एवं क्लोरीन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। देखिए किसान भाई, आपको ये पहले जानना होगा कि हमारी मिट्टी में हमारा जो पौधा है किन किन चीज़ों को लेना चाहता है। तो उसमें उनको पहले बतलाया गया था कि लगभग 16 से 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको ये समझिए कि कुछ पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ की मध्यम है, कुछ की जो है उससे कम है। तो ऐसे समझें कि इसको बोला गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो है बांटा गया है कि आपको बेसिक न्यूट्रिएंट, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तीसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट में इसकी भागीदारी लगभग 90 से 95% रहता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कार्बन का 45% हिस्सा, ऑक्सीजन का 45% हिस्सा, हाइड्रोजन का 5 से 6%, अर्थात कुल 90 से 95% पोषक तत्व खुद ही ये हवा और पानी से बना लेता है। इसका हमें जवाबदेही नहीं रहती है। लेकिन आगे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो प्राइमरी जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन है, पौधे को उसमें अगर एनालिसिस करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के हिस्सेदारी लगभग उसमें 0.93% रहती है, 1% नहीं रहता है। उसमें फास्फोरस जो है 0.25% रहता है और पोटास 1.85, मतलब 3.06% इसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्राइमरी पार्ट रहा। सेकेंडरी पार्ट जो होता है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम जो है उसमें 1.65% का हिस्सेदारी रहता है। दूसरा मैग्नीशियम जो है ये लगभग आपको 0.22% की हिस्सेदारी, और साथ में सल्फर जो है 0.08%, अर्थात 1.95% की हिस्सेदारी आपका ये सेकेंडरी का रहता है। प्राइमरी हो गया 3.06
और ये हो गया 1.95, कुल मिलकर के हो गए 5% के आसपास। बड़े पैमाने पर खेती करने पर अथवा व्यवसायिक खेती करने की स्थिति में मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। धान में जिंक, गोभी में बोरोन, नींबू में कॉपर, सरसों में सल्फर और जिंक की कमी होने पर स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और अधिक अच्छा तेल लेना है और अगर फली बढ़ाना है बढ़िया, तो सरसों में आपको सल्फर और जिंक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन पोषक तत्वों में जो सूक्ष्म तत्व हैं कुल 7 हुए। पहला हो गया लोहा, मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो इसमें के साथ साथ आजकल वैज्ञानिक लोगों ने और शोध किया, 5 पोषक तत्वों की और उन्होंने खोज किया है, लेकिन सभी पोषक तत्वों की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पोषक तत्वों की कमी से कुछ फसलों में इनकी कमी के लक्षण पता लगने लगे हैं, जैसे निकिल, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ये 5 थे। ऊपरी पत्तियों या नई पत्तियों में जिंक और कैल्शियम की कमी दिखाई पड़ती है। अगर सूक्ष्म या मुख्य पोषकों की कमी के लक्षण दिखाई पड़े तो जागरूक हो जाएं। और इसके डिफिशियंसी के जो सिम्टम है, लक्षण हैं, इसकी कमी के लक्षण ऐसे किसान भाई समझें, कुछ पोषक तत्वों को जो है नीचे वाले पत्ती, मध्यम वाले, एकदम ऊपर वाले। तो जब भी आपको लक्षण दिखेगा तो जैसे ओल्ड लीव्स, जो पुरानी पत्तियां हैं, उस पर लक्षण आपको आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीज, साथ में मॉलिब्डेनम। इन पोषक तत्वों का निचली पत्तियों में लक्षण दिखलाई देता है। कौन कौन है निचली पत्तियों में लक्षण दिखने वाला? एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम। अगर पौधों में जिंक की कमी हो तो जिंक सल्फेट, लोहा की कमी होने पर फेरस सल्फेट, मैग्नीज की कमी होने पर मैग्नीशियम सल्फेट, बोरान की कमी होने पर बोरेक्स का छिड़काव करें। सप्लीमेंट के तौर पर जैसे जिंक की हुई कमी, तो जिंक सल्फेट वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट आपको या तो आपको पहले ही पता है तो 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट आप खेत में मिट्टी के साथ मिला दीजिए, हाँ, प्रति हेक्टेयर। या बीज में उपचारित करना है तो 2 से 3 किलो बीज में ही उपचारित कर दीजिए। या छिड़काव करना है तो 5 किलोग्राम ले करके उसमें 2-2.5 किलो चूना मिला करके 1000 लीटर पानी में घोल बना करके जिंक का जो है कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आयरन की कमी का लक्षण, हमारे झारखंड में तो आयरन की कमी नहीं है, फिर भी अगर कुछ एरिया होता है तो फेरस सल्फेट वहाँ 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लगभग बीज में द्वारा उपचारित करेंगे 102 किलोग्राम। और अगर छिड़काव करते हैं तो 2 किलोग्राम से ले ये फेरस सल्फेट और लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम चूना मिला करके 1000 लीटर पानी में। मैग्नीज के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, बोरान के लिए बोरेक्स और मॉलिब्डेनम के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट, ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनका प्रयोग बाजार में से लेकर के जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरेक्स और अमोनियम मॉलिब्डेट का प्रयोग करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य, सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। वर्तमान समय में कई जगहों पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। पोषक तत्वों की जानकारी के अनुसार फसल की भी बुआई की जाती है। सॉइल टेस्ट के लिए आप तो मिट्टी जांच जो कराएंगे, इसमें कोशिश रहना चाहिए कि आपको 6 इंच को नीचे से 9 से 6 इंच की बात होती है, वी शेप में आकर के पतला उसमें लेयर ले करके आप मिट्टी जांच कराते हैं लेकर के। तो उससे क्या होता है कि आपको साधारणतः उसमें कार्बन का परसेंट कार्बनिक, दूसरा पीएच, तीसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो सब जगह हो जाते थे। लेकिन आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों में वहाँ पहुँच करके आप अपना सूक्ष्म पोषक तत्व, आपका कैल्शियम का डिफिशियंसी, जिंक की डिफिशियंसी, बोरान की डिफिशियंसी, इन सब का भी पता करा सकते हैं। लेकिन ये वहीं प्रयोग करें जहाँ पर आप कमर्शियल बहुत महंगा खेती कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इसका टेस्टिंग कराने का खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। पोषक तत्वों की कमी का लक्षण जानकर संतुलित पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाए तो फसल में कई गुना वृद्धि हो सकती है। देखा किसान भाई बहन कि आपने कहां पर थोड़ी सी गलती की थी। अब उस गलती को सुधार लेना है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों को पहचानना जरूरी है, तभी उसका इलाज हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834
001। तो किसान भाइयों, अब आपसे वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको हम और दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम को कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मोबाइल निकालिए और YouTube पर जाइए, दूरदर्शन केंद्र रांची लिखिए और हमारे जो कार्यक्रम है उसे आप विस्तार से और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।